नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, किस वजह से होता है, उसको हम किस तरह से डायग्नोस और ट्रीट करते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी को शॉर्ट में RA ऐसे भी कहा जाता है और ये एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है। मतलब कि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर के खुद की इम्यून सिस्टम है, वही उस पेशेंट के बॉडी के जो जॉइंट्स के सेल्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट काम करने लगती हैं। उसकी वजह से उस पेशेंट में जॉइंट से रिलेटेड साइंस और सिम्टम्स आने लगते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली एक बीमारी है, जिसके अंदर उस पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर सूजन आना, जॉइंट्स के अंदर दर्द होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर उस पेशेंट के जो हाथ और पैरों के छोटे छोटे जॉइंट जो होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। उन जॉइंट्स में भी उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, स्वेलिंग हो सकती है, उन जॉइंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत रेडनेस भी हो सकती है। तो इस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक बीमारी है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसके लिए उस पेशेंट को मेडिकेशंस भी काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती है। और ये बीमारी ऐसी है कि बीच बीच में उस पेशेंट को मेडिसिन की वजह से आराम होता है, कुछ समय, कुछ हफ्ते, कुछ महीने जाने के बाद फिर से एक बार उस पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ सीवियर केसेस में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि हार्ट या फिर लंग्स या फिर किडनीज़ या फिर इंटेस्टाइन, इनको भी ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साइंस और सिम्टम्स या फिर लक्षणों के बारे में। जॉइंट्स के अंदर दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पेशेंट के बॉडी के अंदर जो मसल्स है उन सभी मसल्स में दर्द होना, ये लक्षण रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में हो सकता है। इसके बाद उस पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस होना, मतलब जॉइंट्स ठीक तरह से मूव न होना, जैसे कि लॉक हो जाता है एक तरह से, तो जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस होना, जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग या फिर सूजन होना और टेंडरनेस होना, मतलब वहाँ पे आप हाथ भी लगाओगे तो भी उस पेशेंट को दर्द करेगा। तो इस तरह से स्टिफनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस होना, ये भी उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में देखा जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में उल्टी आने जैसा लगना या फिर थकावट महसूस होना, इसके साथ साथ एनीमिक कंडीशन होना, ये भी लक्षण उस पेशेंट में हो सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में स्किन लंप हो सकता है या फिर ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, मतलब कि गला सूखना, मुंह सूखना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। फिर जॉइंट्स के ऊपर जो स्पेशली स्किन होती है वहाँ पे लंप या फिर रेडनेस, लाल जैसे होना, ये भी लक्षण हो सकता है। उंगलियों के ऊपर बम्प आना और उसको स्वेलिंग होना, इसके साथ साथ कुछ हद तक फिजिकल डिफॉर्मिटी होना, ये भी लक्षण रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से उस पेशेंट में हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को किस तरह से डायग्नोस करते हैं उसके बारे में। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए वैसे तो बहुत से टेस्ट कर सकते हैं। जो मेन टेस्ट है उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले उस पेशेंट में हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर RA टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम उस पेशेंट में MRI कर सकते हैं, CT स्कैन या अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब चीज़ें भी की जा सकती हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में हम ESR चेक कर सकते हैं और CRP लेवल या फिर C रिएक्टिव प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो उनको दिखाता है। तो इस तरह से CRP की टेस्ट करना, ESR करना, ये भी चीज़ें की जा सकती है। इसके बाद हम उस पेशेंट में एक्सरेज कर सकते हैं और anti-CCP एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने वाली टेस्ट भी की जा सकती है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात समझिए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है और ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है। इसको सिर्फ हम उसके सिम्टम्स और सीवियरिटी को मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर मेडिकेशन दे करके और कुछ फिजियोथेरेपी या फिर कुछ एक्सरसाइज कर करके। तो इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स या फिर शॉर्ट में DMARD ऐसे भी बोलते हैं। सबसे पहले तो RA या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम NSAIDs दे सकते हैं, मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अंदर इटोरिकॉक्सिब या फिर इटोरिकॉक्सिब विथ थायोकोल्कोसाइड या फिर एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, सेरोडोपेप्टिडेज, क्लोरोजोक्साजोन, इस तरह के मेडिकेशंस पेशेंट की कंडीशन के अनुसार दिए जा सकते हैं। NSAIDs के बाद हम उस पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम होता है कि उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव एक्टिव जो एंटीबॉडीज़ है उनको कंट्रोल करना, उसकी वजह से जो ऑटोइम्यून बीमारी में जो लक्षण आते हैं वो काफ़ी हद तक कम होने में मदद मिलती है। तो इसलिए उस पेशेंट को हम NSAIDs या फिर पेन किलर या फिर एनाल्जेसिक मेडिकेशंस के साथ साथ
कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर स्टेरॉइड के मेडिकेशंस भी देते हैं, जैसे कि आप मिथिलप्रेडनिसोलोन इस्तेमाल कर सकते हो या फिर प्रेडनिसोलोन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे कि अभी हमने बात की डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, जिसको कि हम DMARDs बोलते हैं, तो जो कन्वेंशनल DMARDs है उनकी अगर हम बात करें तो हम उस पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, लेफ्लुनोमाइड दे सकते हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दे सकते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स है जो DMARDs के अंडर आते हैं और जो हम RA या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं जिनको कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रितुक्सिमैब या फिर इन्फ्लैक्सिमैब और अबेटासेप्ट। ये कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल कुछ कन्वेंशनल DMARDs को छोड़ करके कुछ सिंथेटिक DMARDs या फिर आर्टिफिशियल DMARDs भी जिसको हम कह सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs भी आते हैं, जैसे कैरेसिटिनिब और टोफेसिटिनिब। ये कुछ टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs हैं जो कि इस्तेमाल इस कंडीशन में RA के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किए जाते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को और ज़्यादा आराम हो, इसके लिए हम फिजिकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दे सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में कुछ पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है उस पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए। सर्जरी की अगर हम बात करें तो फिर उस पेशेंट में हम साइनोवेक्टॉमी भी कर सकते हैं, टेंडन रिपेयर भी कर सकते हैं, जॉइंट फ्यूजन की सर्जरी भी कर सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट में जॉइंट की कंडीशन हाथों के बाहर जा चुकी है, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन है, तो फिर उस पेशेंट में हम टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं जो कि हम कुछ पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं, जहाँ पर कि मेडिसिन्स उस पेशेंट को आराम नहीं दे पाती और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में ही सर्जरी की जाती है। वहाँ पर भी देखा जाता है कि सर्जरी करने से कितना फ़ायदा हो सकता है और बिना सर्जरी के वो पेशेंट कहाँ तक टॉलरेट कर सकता है। इसके हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो ही उस पेशेंट में हम सर्जरी का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।